आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुसलमानों को अगर अपनी तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले उन्हें सियासी तौर पर बेदार होना होगा। जिस तरह से वो अभी भी जज्बाती तौर पर जात पात और बरादरी में बंटकर वोट करता है तो आगे आने वाले दिनों में भी उसका सियासी इस्तेसाल जारी रहेगा और वो सियासी जमातों के लिए भी इर्रेलेवेंट होता जाएगा। उसे अपनी सियासी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए अक्लमंदी की जरूरत है। अगर अभी भी समझदारी से काम न लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान धीरे धीरे कर तमाम सियासी जमातों के लिए सियासी अछूत हो जाएंगे। मुसाहिब की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती, ये वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था। मुनव्वर राना का ये शेर मुल्क की सियासत में मुसलमानों की जगह और उनकी पहुंच को बखूबी बयां कर रहा है। तारीख के वक्त पलटे जाएं और अगर पहली लोकसभा से 16वीं लोकसभा तक का तज्जिया किया जाए तो ये पता चलता है कि 1980 को छोड़कर अब तक मुसलमानों की नुमाइंदगी लोकसभा में हर गुजरते 5 साल में घटी ही है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 11 मुसलमान अराकीन पार्लियामेंट चुनकर आए थे, जिसके लिए सिर्फ 42 मुसलमान उम्मीदवार ही मैदान में थे। हालांकि 1980 में उन्हें सबसे ज्यादा 49 सीटें मिली, लेकिन ये नंबर भी 291 मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के बाद मिले थे। 90 की दहाई में ये तादाद कम होकर 25 से 30 सीटों में सिमट गई। तो वहीं 2004 और 2009 में ये 34 और 30 थी, यानी कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी नंबर बेहद कम ही था। और 16वीं लोकसभा में सिर्फ 23 मुसलमान चुनकर पार्लियामेंट में आए और तबस्सुम हसन के कैराना सीट से जीतने के बाद अब ये तादाद 24 हो गई है। हिंदुस्तान में तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं, यानी कि करीब 14%। मगर 16वीं लोकसभा में इस वक्त सिर्फ 24 मुसलमान हैं, यानी कि 4.2%। और इन 24 में से भी सिर्फ एक मुस्लिम खातून ही पार्लियामेंट तक पहुंच पाई। अगर इस डेटा पर गौर किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुजरते वक्त और बढ़ती आबादी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी इतनी मायूस कुन क्यों है। 1980-84 के उस दौर से अगर 2014 का मवाजना करें तो ये पता चलता है कि 80 के दौर में मुसलमान उम्मीदवार इसलिए जीते क्योंकि मैदान में सिर्फ 1 या 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे, और अब हालात ये है कि एक सीट पर 5 से 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अगर यहाँ पर कुछ सीटों का एग्जाम्पल दिया जाए तो पता चलता है कि सहारनपुर सीट पर मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद कांग्रेस के इमरान मसूद यहाँ से इसलिए हारे क्योंकि उनके मुकाबले उनके चचेरे भाई शाहजान मसूद सपा के टिकट पर लड़ रहे थे। मसूद करीब 70,000 वोटों से हारे, जबकि उनके चचेरे भाई को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान की हार की बड़ी वजह कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान को मिले 1.5 लाख से ज्यादा वोट थे। यूपी इलेक्शन में भी हमने देखा था कि मुस्लिम वोट रीजनल और नेशनल पार्टीज में बंटकर बिखर गया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाई। मुस्लिम लीग केरल तक सिमटी हुई है और ओवैसी की पार्टी भी एक दायरे में ही है, लेकिन मुसलमानों ने हर पार्टी को वोट देकर उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए। देश में बहुत ही कम सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं, वरना ज्यादातर सीटों पर मुसलमान बिखरे हुए हैं। अब ऐसे में मुसलमान करें तो क्या करें। सबसे पहले मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। उन्हें ये जानने की और समझने की जरूरत है कि वो अपने दम पर सियासत की ये डगर पार नहीं कर पाएंगे जब तक दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को वो अपने साथ ना ले लें और उन्हें ये यकीन ना दिलाएं कि उनके हक की आवाज में बराबरी के साथ उनके साथ खड़े हैं। मुसलमानों को अपना यहाँ ये भी तज्जिया करने की जरूरत है कि जहाँ एक तरफ हिंदू कंसोलिडेट होकर वोट कर रहे हैं तो वहीं मुसलमान अभी भी जात बिरादरी में बिखरे हुए और बटे हुए हैं और इसी की बिना पर अभी भी बड़े पैमाने पर वोट करते हैं, जिसका नतीजा उनके सामने है। अगर मुसलमानों को अपना सियासी इस्तेहसाल रोकना है तो उन्हें अक्लमंदी के साथ अपने एक एक वोट की अहमियत और कीमत को समझकर अपना नुमाइंदा चुनने की जरूरत है। अगर अभी भी समझदारी से काम न लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान धीरे धीरे कर तमाम सियासी पार्टियों के लिए सियासी अछूत बन जाएंगे।
मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो रोते क्यों हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो आज हम ये एक अहम सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ रही है, शायद उतनी ना बड़ी हो, लेकिन नुमाइंदगी जरूर लगातार हर लोकसभा इलेक्शन के साथ कम होती जा रही है। 1952 से लेकर अगर हम 2014 तक की बात करें तो लगातार इसमें गिरावट ही आई है। 1980 को छोड़कर 1980 एक ऐसा वो इलेक्शन था जब तकरीबन 49 सीटें जो हैं वो मुसलमानों की आई थी, यानी कि मुसलमान कैंडिडेट 49 चुने गए थे। 2014 की बात करें तो तबस्सुम हसन के चुनने के बाद ये नंबर सिर्फ 24 है। 24 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, यानी कि तकरीबन 14%। और लोकसभा में चुनकर अगर परसेंटेज में हम बात करें तो सिर्फ 4.2%। तो जरा सोचिए कि नुमाइंदगी कितनी कम है। क्या है इसके पीछे की वजूहात और क्या करने की जरूरत है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आज के अपने मेहमान से आपका तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब, जो कि लीडर हैं एसडीपीआई के। तस्लीम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आपने इस मौजू को लेकर बहुत काम भी किया है और लगातार आप इसको लेकर सरगर्म भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है आपसे कि हम लगातार अब तक जितनी भी 16 लोकसभा जो इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा बनी है, उन सबका तज्जिया कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी आखिर लगातार क्यों घट रही है। आप इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि तब जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे उनके नंबर्स कम होते थे, अब ये देखते हैं कि नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या आपको लग रहा है कि कंसोलिडेट होकर मुसलमान जो है वोट नहीं करता, ये इसकी वजह है, जात पात बिरादरी में बंटकर वोट करता है, ये भी क्या इसकी वजह है? क्या आखिर वजूहात हैं इसकी? देखिए, मैंने खुद भी एक इलेक्शन लड़ा है 2009 में लोकसभा का। मुसलमानों की तादाद लेजिस्लेशन में हिंदुस्तान की असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में कुल मिला के 6% से ज्यादा आमतौर पर कभी रही नहीं। एक आध दो एक्सेप्शंस हैं इसमें, अदरवाइज इतनी ही रही है। कांग्रेस का जमाना था जब सिर्फ कांग्रेस इख्तियार में हुआ करती थी, तो कांग्रेस जितने लोगों को चाहती थी लोकसभा में लाना या असेंबलीज में, उतने लोगों को आराम से भेज दिया करती थी। लेकिन जब से मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स में ताकत हासिल की है मुल्क में और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तादाद बढ़ी है, इनके बाद से ये रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा कम होना शुरू हुआ है। ये कहना मैं समझता हूं कि हर जगह मुनासिब नहीं है कि मुसलमान जात पात या मसलक की बुनियाद पर वोट देते हैं। मैं ऐसी सीटें कोट कर सकता हूं जहां पर बिल्कुल शिया पॉपुलेशन नहीं है और शिया उम्मीदवार खड़ा होता है और जीत जाता है। मसला ये होता है कि मुसलमानों का वोट आपस में मुसलमान होने की वजह से तकसीम नहीं होता है। बड़ा बारीक नुक्ता है, मुसलमान होने की वजह से तकसीम नहीं होता। सेकुलर सियासी पार्टियों के एक ही सीट पे मुतअद्दिद उम्मीदवार होने की वजह से कंफ्यूज होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप खास तौर पर देखिए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर एक ही सीट पे दो मुसलमान उम्मीदवार खड़ा कर रहे, तो ये तो सियासी पार्टियों की वजह से हो रहा है। लेकिन उसमें भी क्या ये देखने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, क्या अक्लमंदी से ये काम लेने की जरूरत नहीं है कि उन्हें पता है कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस भी, तीनों ही जमातें जो हैं वो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती हैं अलग अलग तरीके से। अब ऐसे में क्या ये जरूरत नहीं है, जब लगातार उनका सियासी इस्तेहसाल हो रहा है, वो लगातार इर्रेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, तो उन्हें अक्लमंदी से एक पार्टी को चुनकर वोट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भेड़ चाल हो, लेकिन फिर भी क्या अक्लमंदी इसमें नहीं है कि उन्हें किसी एक पार्टी को चुनकर वोट करना चाहिए ताकि उनकी वोट की कीमत और अहमियत बनी रहे? देखिए, जमहूरी प्रोसेस में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है कि एक पार्टी को चुन लिया जाए। आप 2012 का उत्तर प्रदेश का इंतखाब देख लीजिए, जहां पर 70 के करीब 69 मुस्लिम एमएलए जीते थे। मैक्सिमम समाजवादी पार्टी को वहां उस वक्त वोट किया था मुसलमानों ने, और इसलिए वो इतने जीत गए थे। आप देखिए वेस्ट बंगाल में, देखिए ममता बनर्जी वहां इक़्तिदार में है, दूसरा सीपीएम भी है सेकुलर पार्टी, और मुसलमान वोट करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने अच्छे खासी सीटें जीती। आप बिहार में देखिए, जब नीतीश कुमार और आरजेडी लालू प्रसाद मिल के इलेक्शन लड़े तो वहां पर मुसलमानों की परसेंटेज लेजिस्लेशन में बढ़ गई। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में आके आपस में वर्टिकल डिवाइड करती हैं तीन पॉलिटिकल पार्टीज, और वो खुद नहीं चाहती कि मुस्लिम, यानी ये मैं इल्जाम लगा रहा हूं और इसे मैं साबित कर सकता हूं कि सेकुलर कही जा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम करने के लिए
टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के तहत वो मुस्लिम सीटें जहां 40% एंड अबव मुस्लिम हो या 30% एंड अबव मुस्लिम सीट है, वहां पर मुसलमानों को मसलन मुरादाबाद की सीट, मसलन आप देखिए आप रामपुर की सीट, मसलन ये कि आप देवबंद की सीट को आपने कहा, सहारनपुर की सीट, ये सीटों पे पार्टीज जानती हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। मिसाल के तौर पर सहारनपुर की सीट पे दलित वोट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वहां बीएसपी की बहुत अच्छी पकड़ है, वो वहां से जीत के जाती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस वहां पर मुकाबले पे क्यों आ जाती है, वो अपने दूसरे कैंडिडेट को और देती है दूसरी जगहों पर उसी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब रोहा की लोकसभा सीट को देखिए 52% दलित और मुस्लिम वोट है, लेकिन वहां लेकिन सवाल यह है, इससे पहले मैं कॉलर्स लूं, 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा यह है कि सियासी जमातें जो है उनके अपने अपने मफादात हैं, वो उसके तहत वोट्स देती, टिकट देती हैं, बांटती हैं, जो भी करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि वोटर को तो स्मार्ट होना होगा। 2014 में हमने देखा था कि किस तरह से जो पिछड़े हैं उन्होंने भी हिंदू कार्ड पर दरअसल बीजेपी को वोट दिया था। बहुत लंबी परसेंटेज नहीं है, लेकिन सीटें तो आई थी बीजेपी की। क्या इसी बिना पर, इसी अक्लमंदी के साथ मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या? देखिए, मुसलमान जहां जहां पॉसिबल होता है वहां करता है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक बिल्कुल अलग एक खेल है, एक फन है। इस फन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई माहिर नहीं है। आप 2013 का इलेक्शन उठा के देखिए, जो असेंबली इलेक्शन हुए दिल्ली में, राजस्थान में, खास तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों ने एन ब्लॉक वोट किया था, कहीं मुसलमानों का वोट तकसीम नहीं हुआ। आप पूरे स्टैटिस्टिक्स दिल्ली की तमाम 70 सीटों के उठा के देख लीजिए, लेकिन वो वोट तनहा रह गया और बीजेपी ने पूरे वोट को कंसोलिडेट करके कांग्रेस की सिर्फ 8 सीटें छोड़ी। इस तरीके से जब आम आदमी पार्टी ने यहां इलेक्शन लड़ा 2015 में, तो बहुत सारा वोट आम आदमी के साथ जुड़ा और खुद मुसलमानों का वोट भी उन वोट के साथ जब टैग हुआ तो 67 सीट अकेले आम आदमी पार्टी ने जीत ली और कांग्रेस भी डेसिमिनेट हो गई, 0 हो गई। तो मुसलमान का वोट देखिए यहां मुत्तहिद पड़ा था, लेकिन परसेंटेज क्या है, मुसलमान को कितनी सीट मिली? 4 सीट मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 4 टिकट दिए और वो भी ऐसे लोगों को दिया जिनका कोई पॉलिटिकल आउटलुक नहीं है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का कसूर हुआ ना। पर्टिकुलरली अगर मिसाल के तौर पर देखें कि आपने 8 सीटें दिल्ली में बनती हैं मुसलमानों की जहां वो जीत सकते हैं, आप 4 टिकट दे रहे हैं, वो भी मुसलमानों के, वो जो पॉलिटिकल ब्रेन नहीं है, जो मुख्तलिफ किस्म के कामों में लगे हैं। इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी ने साजिश की कि वो उनको, और मुसलमान का एन ब्लॉक वोट जा रहा है, इस कदर जा रहा है कि जब अहमद बुखारी ने कोशिश की कोई ऐलान करने की तो अरविंद केजरीवाल ने उसको रिफ्यूज किया। ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कम किया ना। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के सिवा कोई नहीं है, मुस्लिम सीट पे कांग्रेस क्यों नहीं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव? 5 सीटें जीत सकते हैं मध्य प्रदेश में, एक भी नहीं। गुजरात में एक भी नहीं जीत पाता, 2 सीट कांग्रेस कुल जीती है, 20 सीटों पर हावी है वहां पर। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कॉलर्स ले लेती हूँ। मोहम्मद सालार साहब है हमारे साथ और उस्मान गनी साहब है। पहले उस्मान गनी साहब को मैं ले लेती हूँ। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम गुस्सा खानम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम रहमानी साहब को भी मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। जी जी, मेरा सवाल ये है, आप दोनों से है जी कि मुसलमानों को जो पार्टी की आज बात चल रही है कि इख्तिदार में नहीं आते, वोट लेते हैं, मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। पार्टी तो दोनों ही वैसी है, कांग्रेस भी कोई दूध से धुली नहीं है, बीजेपी भी कोई दूध से धुली नहीं है। लेकिन दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस ने हमको पीछे से ठोका, बीजेपी आगे से ठोकती है, मुसलमानों की ये खस्ता हालत है। फिर भी मैं अपने मन की बात बताऊं कि मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूं, लेकिन मैं बीजेपी का कुछ एहसानमंद हूं। वो इसलिए कि मुसलमान अल्लाह से नहीं डरा, लेकिन बीजेपी से डर के उसने नमाज कायम की, उसने तालीम हासिल करने की कोशिश की, उसने जुए खाने छोड़ दिए, उसने अय्याशी के अड्डे छोड़ दिए, उसने शराब खाने छोड़ दिए। ये मुसलमानों को जो ठोकर लगती है, उसके बाद मुसलमान आगे जाता है। लेकिन हमको कोई भी पार्टी हमको नजरअंदाज ही रखेगी, हमको देगी नहीं पार्लियामेंट में या किसी और जगह पे। ये मेरा खुद का मन की बात। शुक्रिया उस्मान साहब जी। देखिए, मुसलमानों के अमाल और अखलाकियात का ये किस्सा है जो आप बयान कर रहे हैं। यकीनी तौर पर मुसलमान परेशानी के आलम में है और महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने अपने अमाल में कुछ तब्दीलियां की हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि वो
कोई ऐसी तब्दीलियां हो गई कि वो अभी भी बेहद खराबियां हमारे इतनी वाज़ेह हो जाएं कि आप उसके बारे में बात करने लगे। समाजी जिंदगी में इतनी वाज़ेह खराबियां मौजूद हैं कि हमें अभी कम से कम 90% अपने आप को सुधारे जाने की बहुत सख्त जरूरत है। उसकी वजह सिर्फ बीजेपी नहीं है, बहुत सी। लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों ने हमारे अंदर इन्फ्यूज की, वो थे बीजेपी का खौफ, और उस खौफ का फायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की है। दूध से धुली भी ना कांग्रेस है ना दूसरे सेकुलर पार्टीज हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन एक गलत पॉलिटिका, हमने मुफाहिमत की सियासत करने की कोई कोशिश इस मुल्क में पिछले 52 से लेकर अब तक नहीं की, और उसका खमियाजा हम ये भुगत रहे। ये खाली इतनी सी बात नहीं कि हमारा वोट मुंतशिर होता है, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे अवामिल हैं जो इसके पीछे काम करते रहे हैं, कर रहे हैं। और अब यह आलम हो गया है कि बीजेपी की 35 साल हम ये कहते रहे कि हम बीजेपी को हराएंगे और हराने वाले को वोट देंगे, लेकिन हम नाकाम हुए। बीजेपी तो जीत के आखिरकार इक़्तिदार में आ ही गई, हम रोक नहीं सके उसको। जी बिल्कुल। मोहम्मद सालार साहब को और ले लेते हैं। सालार साहब अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सवाल ये है कि जैसे मुसलमानों की हालत जो है तो बहुत ही कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, पैसे से कमजोर है, नौकरी से कमजोर है, हर चीज से कमजोर है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि जैसे कि ये वक्त तो ऐसा है बाजी कि जैसे किसी को अपना बना लो या हम किसी के हो जाओ जी, पर लेकिन जो हम किसी की बनने चाहते हैं वो हमें धोखा देता है, और किसे हम बनाना चाहते हैं वो हमें लात मार देता है जी। और असल में ये हमारी कमजोरी है, क्यों कि हम एक जगह पे जमा नहीं होते बाजी। अगर कभी एक जगह जमा हो जाए तो कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट हमें बरोबर मिलेगा। मुझे अल्लाह पे भरोसा है और उसके जात पे भरोसा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सालार साहब। 71 तक तो हम एक ही थे, कांग्रेस के अलावा तो हम किसी को वोट देते नहीं थे। तब भी स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया कि हम कहां गए और लेजिस्लेशन में हमको कितना सपोर्ट, तब भी हम उनके कांग्रेस के रहमो करम पर रहे। इमरजेंसी से पहले तक कांग्रेस के अलावा मुसलमानों ने कभी किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन हम सिर्फ उनके सामने फरियादी बन के ही खड़े रहे। उससे ज्यादा तो हमको तब भी हासिल नहीं हुआ। फिसादात भी होते रहे, एजुकेशन में भी पीछे किया जाता रहा, इकोनॉमी में भी पीछे किया जाता रहा। इसमें क्या कोई शक है? तो ये बात ये साबित करती है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को अपना बना भी ले, जैसे कि आपके किसी के हो जाए, तो हम तो रहे किसी ना किसी के, अब भी हैं। बीजेपी के अलावा सबके हैं, और स्टेट वाइज हम अपनी टेक्निकली वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तमाम पार्टियां जिनके हम हो जाना चाहते हैं, जिनके हम हैं, वो हमारे लिए ईमानदार कभी नहीं रही हैं। जी जाहिर सी बात है, तो बेहद अकलमंदी की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है बिल्कुल ऐन करीब है, और ऐसे में मुसलमानों को ये सोचना होगा कि उन्हें अपने वोट का किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम नुमाइंदगी की, जो लगातार घटती ही जा रही है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब लगातार बने हुए हैं। तस्लीम रहमानी साहब, एक और बात जो लगातार सामने आई है वो ये कि मुसलमानों ने हमेशा से जो मजहब के नाम पर जितनी भी पार्टीज बनी उनको नकारा ही है। सेकुलर जमातों को हमेशा उन्होंने चुना है, अपनाया है, और कभी भी वो उसके हेड बन के नहीं बल्कि हमेशा उसके अंडर उन्होंने काम किया है। लेकिन ये भी डेटा बताता है कि मुसलमान जहां हिंदू कैंडिडेट्स को चुनते हैं, उन्हें जीतकर पहुंचाते हैं लोकसभा में, वहीं जहां पर मुसलमान जो कैंडिडेट होता है और जहां पर हिंदू अक्सरियत होती है, वहां पर मुसलमान कैंडिडेट को कामयाबी नहीं मिलती है। क्या आपको यह भी लगता है कि यह भी एक वजह है कि अब पार्टीज ने मुसलमानों को उतने ज्यादा टिकट देना बंद कर दिया है, खासतौर पर इस तरह के इलाकों में? देखिए, 1952 से लेकर आज तक मुस्लिम लीग इस मुल्क में मौजूद रही है, लेकिन केरल के बाहर निकल नहीं सकी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के बाहर निकल नहीं सका। ये बात अपने आप में जाहिर करती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुस्लिम सियासी पार्टी के वजूद को उसने अपने लिए कभी मुफीद नहीं समझा, सेकुलरिज्म को मुफीद समझा। और मुसलमानों ने, अब बदकिस्मती यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे उम्मीदवार को यहां एक ऐसी सीट कांग्रेस को देखनी पड़ी जहां मुस्लिम अक्सरियत हो ताकि वो जीत सके। ये अपने आप में साबित करता है कि मुस्लिम वोट ट्रांसफरेबल है किसी भी सेकुलर उम्मीदवार के लिए। मुसलमान, सिख या ईसाई, हिंदू जो भी हो, उसके लिए सेकुलर वोट बगैर मजहब के कंसिडरेशन के। लेकिन
मुस्लिम वोट, मुसलमान कैंडिडेट को कभी कभी कहीं कहीं बीएसपी का जो कैडर वोट है वो तो शिफ्ट होता है, इसके अलावा कोई दूसरा वोट मुस्लिम कैंडिडेट को बहुत मुश्किल से ट्रांसफर होता है। नहीं, इसीलिए ये एक बड़ी वजह है कि मुसलमान उम्मीदवार नाकाम, 2 उम्मीदवार हुए और वो नाकाम भी होते हैं। हमने यहाँ एक मर्तबा ये कहने की कोशिश की थी कि कांग्रेस अगर वाकई सेकुलर पार्टी है तो एक नॉन मुस्लिम सीट जहां पर 1-2% मुस्लिम सीट हो, वहां मुस्लिम उम्मीदवार को वो टिकट दे के जिताए तो हम जाने कि वो कितनी बड़ी सेकुलर है। लेकिन ये जुर्रत जब मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ कांग्रेस नहीं कर सकी तो अब क्या कर सकेगी? तो अब तो लग रहा है कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल सी है जिस तरह से फिलहाल मुल्क के हालात बन गए हैं। अब तो लग रहा है कि 2019 के इलेक्शन में और ज्यादा वोट जो है काटे जाएंगे। लगातार मुसलमानों को लेकर सियासत तो हो रही है, जो नॉन इश्यूज है उनको इश्यूज बनाया जा रहा है, उनके हक की बात नहीं की जा रही, सच बात कही नहीं जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि 2019 के जो इलेक्शन है वो एन करीब है। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कोई भी एक ऐसा लीडर है नहीं उनके साथ जिसके पीछे वो लब्बैक कह दें और चल दें। अभी फिलहाल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए मुसलमानों को अपनी वोट की अहमियत बनाने के लिए और पार्टीज को ये बताने के लिए कि उनका वोट भी इतना ही अहमियत रखता है जितने और तमाम लोगों के वोट, क्या करने की जरूरत है? देखिए, मुसलमानों के इस वक्त मुल्क में 2 बड़े इश्यूज हैं, तहफ़्फ़ुज़ और तशख़्ख़ुस। बिल्कुल, ये 2 चीजों को उन्हें बरकरार रखना है पहली फुर्सत पे। तालीम और मईशत ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी अभी आज की तारीख में है। तो मुसलमान जब वोट करने जाएं तो वो इस बात को ख्याल रखें कि जो उम्मीदवार है उसके सेकुलरिज्म और ये सब कुछ सोचे बगैर उसको कौन ये 2 चीजें फराहम कर सकता है, उसको वो वोट करें और अपनी शनाख्त पर इसरार करते हुए अगर वो वोट करने की कोशिश करते हैं। और अब गठबंधन शायद बनेंगे, कुछ ना कुछ गठबंधन, जहां वो गठबंधन मजबूत हो वहां पर उस गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करते हुए वो आगे बढ़े, और जहां वो नहीं है वहां वो अपने उनके तशख़्ख़ुस और तहफ़्फ़ुज़ को कौन उम्मीदवार कर सकता है, एश्योर कर सकता है, उसको वोट करो। और बड़ी तादाद में मुसलमानों की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अब इन दिनों मायूसी का शिकार होकर कम हो गया है। हमारा वोट परसेंटेज जहां भी है हमको 90% वोट करना होगा। यह बात हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2019 में तय करनी पड़ेगी कि वो इसी को, यही उनकी जंग, बका की जंग है कि अगर वो 90% वोट कर सके। और हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जमीरुद्दीन साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जी। जब से कांग्रेस क्या पैदा हुआ तब से ही जो है कि ये सेकुलर पार्टी कहता है, लेकिन आज तक ये सेकुलर पार्टी का कुछ पहचान है इसके अंदर? मुसलमान का हाथ को पकड़ करके सांप के ऊपर डाल करके बोलता है कि मारो मारो मारो, सांप है सांप है। वो सोचता है कि अगर इसके हाथ की चोट से सांप मर जाता है तो मेरा बड़ा दुश्मन मर जाएगा, और अगर इसको सांप काट लेता है तो मेरा छोटा दुश्मन मुसलमान मर जाएगा। यही तो काम किया है। मैं ये हजरत से इसका कुछ विस्तार से बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसा किया या नहीं। तस्लीम साहब, देखिए, बहुत वाज़ेह है और बिला खौफ तरदीद मेरी बात से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं आमतौर पर यह बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में बदकिस्मती से 2 कौमी नजरिया जो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर 1827 से जिसने परवान चढ़ना शुरू किया था, उसको हम समझते थे कि 1947 में मुल्क की तकसीम के बाद वो शायद खत्म हो गया, पाकिस्तान में वो खत्म हो गया। हिंदुस्तान में बदकिस्मती से वो 2 कौमी नजरिया खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने इस मुल्क में हिंदुत्व की राजनीति को फरोग देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे लीडर्स ने जब ये हमसे कहा कि अब आप आजादी के बाद कि अब आप न जाइए सियासत में और कांग्रेस को अपना फरमा रवा मान लीजिए, वो सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व का रास्ता की राह हमवार करती चली गई, इस हद तक कि आज वो इख्तिदार में है और खुद कांग्रेस ने कांग्रेस अपने वजूद की जंग लड़ रही है और हिंदुत्व की फोर्सेस अपने इख्तिदार में आ गई। सब कांग्रेस का किया धरा है। आज भी चाहे असम में शहरियत का मसला हो या दूसरे मुसलमानों के जो मसाइल शरीयत वगैरह के, इन सब के जो बीज हैं वो कांग्रेस ने बोए थे, उसकी फसल आज बीजेपी काट रही है। तो पहला इल्जाम इसमें कांग्रेस के ऊपर जाना चाहिए। हम उसको सेकुलर समझना बंद करें। वो भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है जिसने इस मुल्क में हिंदुत्व का
पहला बीज बोया था। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि मुसलमान क्या करें फिर? बीजेपी को वोट कर नहीं सकता, कांग्रेस के साथ अगर ना जाए तो फिर उसके लिए नेशनल लेवल पर क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि अगर एक अजीम इत्तेहाद बनने भी जा रहा है तो उसमें भी नेशनल कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर ही ये तमाम पार्टीज आएंगी, तो मुसलमान की मुश्किलें ये भी बहुत बड़ी हैं कि वो जाए तो जाए कहां। लेकिन फिर भी क्या यही कहेंगे कि उसको 2019 में बेहद अक्लमंदी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा और ये बताना होगा तमाम पार्टीज को कि उसका वोट भी बेहद अहम है और वो भी इस मुल्क का उतना ही शहरी है और उसकी वोट की भी उतनी ही अहमियत है जितने और तमाम वोटर्स की या और तमाम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज, जब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।